सर मेरा नाम भगवान शाह है। मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 28 बटालियन में तैनात हूँ। मैं पिछले 9 महीने से मेरी 2 समस्या और 1 शिकायत, जो मेरी समस्याएं थी वो एक थी मेरी विकलांगता को लेके अपनी फैमिली को साथ रखने की, जो कि मैं अपना नहाने धोने का और छोटे मोटे कार्यों में असमर्थता थी मेरी। दूसरी थी मेरे इलाज को करवाने की, जो मैं जब मैंने यहाँ स्थानांतरण करवाया था तो मेडिकल बेस पे करवाया था और उसमें भी साफ साफ लिख के दिया था कि एक मेरी फैमिली साथ रखनी पड़ेगी मुझे और मेरा इलाज सुचारू रूप से करवाना पड़ेगा, जो यहाँ मेरा नहीं हो रहा था। और डॉक्टर नासिर अहमद मलिक साहब मेरा इलाज करना अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे थे। ये 2 समस्याएं थी। एक ये डॉक्टर नासिर अहमद साहब के खिलाफ मेरी शिकायत थी। इनको लेके मैं चैनल बाय चैनल घूमता रहा 9 महीने तक। जब मुझे लास्ट में फिर मैं हर जगह अप्लाई करता रहा, मैंने एप्लीकेशन भी लिखी कि मुझे सीओ साहब से मिलाया जाए। लेकिन जिस दिन मुझे सीओ साहब से मिलाया गया, एक तो उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने हमारे एसआईएमटी साहब को बता दिया था कि जब उनका कॉल आया था कि आपको सीओ साहब से मिलना है, मैं बोला सर मेरी आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 2 दिन पहले ही मेरा पैर फिसला था, उससे मेरे पैर में दर्द है और मेरी दाढ़ का इलाज चल रहा था जिसकी आरसीटी होनी है, फिलिंग होनी है, उसकी कैप लगेगी, उसके बाद इसका दर्द ठीक होएगा। जिस दाढ़ से मेरे कान में और सिर में दर्द है। तो एसआईएमटी साहब ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी और ये बोले कि आपको आना पड़ेगा और मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। फिर उन्होंने झूठी दिलासा मेरे को दी, ये बोला कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका मैं समाधान करवाऊंगा, सीओ साहब को बोलूंगा, और मेरे को गाड़ी में जबरदस्ती लेके आए। फिर मैं पीए साहब के ऑफिस में बिठाया गया। वहां मैंने अपनी जो समस्याएं थी 2, उनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। उसके बाद जो डॉक्टर नासिर अहमद साहब जो मेरा इलाज करना अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे थे, उनके खिलाफ शिकायत लिखी और वो शिकायत मैंने सीओ साहब के लिए लिखी थी कि सीओ साहब मेरा कुछ समाधान कर पाए। लेकिन जब मेरे को सीओ साहब से मिलाया गया, मेरे को कहीं तक पता नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है। मैंने अपने बीवी बच्चों को भी नहीं बता रखा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मेरी विकलांगता ये थी कि मेरी विकलांगता के हिसाब से जो मेरे साथ हुआ वो सरासर अन्याय हुआ। क्योंकि उसमें मेरा दर्द, मेरी विकलांगता तो दिख ही रही थी, मेरा पैर नीचे से पंजा काला हो रहा है, मेरा पैर में सोलिंग हो रही है, उस सब चीजों को नजरअंदाज किया गया। अब जब मेरे को सीओ साहब के केबिन में पेश किया गया तो मैंने इनाम नंबर के साथ अपना परिचय दिया। उसके बाद सीओ साहब मेरे को ये बोले कि तू आईटीपी पे बोझ है, जबकि सर मेरे स्वर्णिम कार्य भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं पिछले 9 साल से बल में कार्यरत हूँ, तो उन पे सबको नजरअंदाज किया गया। उसके बाद ये बोला कि हाँ तू क्यों मिलना चाहता है, शब्द ही कुछ और थे। तो मैंने बताया कि सर मेरी 2 समस्याएं हैं, एक तो मेरी विकलांगता को लेके फैमिली को साथ रखने की है और दूसरा मेरा इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं छुट्टी भी लेता हूं तो मेरे को छुट्टी नहीं दी जाती है, मजबूरन मेरे को कैंप छोड़ना पड़ता है। फिर मैं अपना इलाज कराने के लिए वो मेरी मजबूरी हो जाती है। मेरे पैर का दर्द मेरे से सहन नहीं होता, टूटी हड्डी का दर्द है, फ्रैक्चर है मेरा, और वेट की वजह से कई बार तो मेरे को वहां उन्होंने पैदल चलने को मजबूर कर दिया। मेरे को मेरी गाड़ी में बैन लगा लिया, जो पर्सनल गाड़ी में इसलिए यूज करता हूँ कि मेरे को पैदल नहीं चलना पड़े। मेरे पर्सनल डॉक्टर ने ये बता रखा है कि आप यदि पैदल चलोगे तो आपके वेट के हिसाब से आपके स्क्रू बाहर आ जाएंगे। फिर ये कहानी मेरे साथ पहले भी हो रखी है, उस वजह से मेरा ऑपरेशन दोबारा हुआ। तो सीओ साहब के सामने जब मैं पेश हुआ तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि तू आईटीपी पर बोझ है। इस शब्द से मेरे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान होने के नाते मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। उसके बाद ये पूछा गया कि हाँ तू क्यों मिलना चाह रहा था मेरे से। मैंने समस्याएं बताई, उनको शिकायत बताई। उसके बाद फिर सीओ साहब ने मुझे बोला कि ये छोड़ो, आप ये बताओ कि आप 2 तारीख को कैंप छोड़ के क्यों चले गए थे। मैंने बोला सर मैं मेडिकल में गया, मैंने वहां ओपीडी कराई, ओपीडी कराने के बाद मैं सीओ साहब से मिला, अपनी डायरी में ओपीडी एंट्री करवा के डॉक्टर नासिर अहमद साहब से। सीओ साहब ये गलती से आ गया है। डॉक्टर नासिर अहमद साहब से मिला, डॉक्टर नासिर अहमद साहब से मिला तो उन्होंने मेरे को ये बोलकर वापस भेज दिया कि आपके पैर के कागज नहीं है हमारे पास और मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। मैं जब वापस अपनी ब्रांच में आया तो मैंने छुट्टी दी। छुट्टी देने के बावजूद मेरे को छुट्टी नहीं दी गई, सरासर साफ साफ शब्दों में मना कर दिया गया और पाबंदियां लगाई गई कि एक तो तू गेट के बाहर नहीं जाएगा, जबकि मेरी फैमिली वहां से मात्र 600 मीटर दूर पे थी। जो कि मैं जब आया था फर्स्ट में तभी सीओ साहब लक्ष्मण सिंह यादव साहब से मिला तो उन्होंने मेरे को टेम्परेरी परमिशन दी गई बच्चों के पास से ड्यूटी करने की।
और वो मेरी जब तक चलती रही जब तक कि यहाँ सीओ साहब ट्रांसफर नहीं हुए। अब जब सीओ साहब यहाँ ट्रांसफर हो गए उसके बाद मेरी जिंदगी में और भी ज्यादा शारीरिक पीड़ाएं हुई, मानसिक पीड़ाएं हुई। मेरे को दोनों तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो मैंने सारा कुछ बताया कि सर मेरे को छुट्टी नहीं मिली, इस वजह से मेरे को जाना पड़ा। वहीं उसी केबिन में हमारे एमटीओ राम कुमार साहब भी खड़े थे। उनसे पूछा गया कि हाँ इसने छुट्टी दी थी, तो उन्होंने कबूला कि हाँ इसने छुट्टी दी थी, लेकिन बोला छुट्टी इसलिए मैंने इसकी नहीं करी कि ये उसी दिन छुट्टी से वापस आया था। उसके बाद मेरे को बोला सीओ साहब ने कि तू तो मतलब सरासर अफसरों को फंसाने के चक्कर में है, जबकि मेरी समस्याएं नहीं दिख रही थी उनको। मेरी 2 दिन से दाढ़ी नहीं बनाई गई, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था, इस वजह से पैर में दर्द था, लेकिन वो चीजें सब नजरअंदाज की जा रही थी। मेरी विकलांगता पे तो इतना बड़ा सवाल खड़ा किया उन्होंने कि मेरे को शर्म आने लगी वहां खड़े होके। तो उसके बाद सीओ साहब ने ये पूछा उनसे कि भाई आप काम क्या करता है। उन्होंने सरासर बोला कि सर ये कोई काम ही नहीं करता है और इसको हम लाइन से और एमटी तक सरकारी गाड़ी देते हैं आने जाने के लिए। जबकि मैं असलियत ये है कि मैं सुबह 8:45 बजे हमारे सीएचएम महोदय के बताए अनुसार अपने ऑफिस में जाता और वहां सीएचएम महोदय की निगरानी में जो मेरे को वो कागजी कार्रवाई का काम देते थे, जो रजिस्टर मेंटेन करने के लिए देते थे, वो मैं करता था। और जब तक नहीं जाता था जब तक कि सीएचएम महोदय मेरे को बोलने दे। और फिर शाम का भी समय में लेके जाता और उसी समय पे आता और फिर उसके बाद शाम को जाते समय पूछ के जाता। ये मेरी दिनचर्या थी जितने दिन भी मैं रहा। उसके बाद मेरे किए गए कार्यों को नकारा गया और सरासर झूठ बोला गया कि इसको सरकारी गाड़ी दी जाती है लाइन से और एमटी तक आने के लिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे को आज तक सरकारी गाड़ी नहीं दी गई। मैं खुद निजी गाड़ी यूज करता हूँ अपनी, वो भी मेरे पर्सनल। जिस डॉक्टर ने मेरा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन किया था उसने मेरे को बोला था कि आप पैदल ज्यादा मत चलो, नहीं तो आपका जो ऑपरेशन है फिर तीसरी बार होगा जो दूसरी बार हुआ है, क्योंकि वो स्क्रू बार बाहर आ जा रहे थे नेक ऑफ फीमर में जो स्क्रू लगे हुए थे। तो उस डर से मैंने गाड़ी यूज की। गाड़ी यूज करने का मेरा सरासर यही रीजन था कि मेरे को पैदल नहीं चलना पड़े। उन्होंने मेरी गाड़ी बैन करवा दी। ये भी मेरे साथ हुआ था कि गाड़ी नहीं चलाएगा, यदि सरकारी गाड़ी नहीं चला सकता तो प्राइवेट भी नहीं चलाएगा। तो मैं मजबूरन छुपते छुपाते अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते लाइन से एमटी तक आता रहा। उसके बाद ये झूठ बोली गई सरासर सीओ साहब के सामने। सीओ साहब ने मेरे को एक कॉल का हवाला दिया जो मैंने जागरूकता मिशन से तान सिंह साहब से करवाई थी मेरी मदद के लिए कि मेरे को सीओ साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा है। और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे को तान सिंह साहब ने भेजी। उसमें क्लियर दिख रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हमें सीओ साहब से बात कराओ या एडजुटेंट साहब से बात कराओ, नहीं तो हमारे नंबर दे दो, वो खुद बात कर लेंगे हमसे। लेकिन उस कॉल का जवाब देना भी उचित नहीं समझा और उसका हवाला दिया गया। हवाला देते हुए ये बोला कि हम देखते हैं तो तान सिंह से क्या करवा लेगा, कितने फोन करवाता है तान सिंह से। ये बोलने के बाद फिर सरासर ये बोला गया कि इसको 28 दिन कैद करो जिससे इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और मेरे से ये भी नहीं पूछा गया कि आपको ये सजा मंजूर है या नहीं है। सजा के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, सीधा सीधा आदेश दिया गया। ऊपर से आदेश दिया गया कि इसकी जो पर्सनल गाड़ी है उसको जब्त कर लो, उसके कागजात जब्त कर लो। ये आदेश सीओ साहब के द्वारा दिए गए। उसके बाद जब मैं वहां से चलने लगा अपनी विकलांगता को लेके मैं आराम से चल रहा था, जबकि 2 दिन पहले मैं फिसला था, उसका दर्द भी था, उस वजह से मेरे से चलने में दिक्कत आ रही थी। तो मैं जैसे धीरे धीरे चल रहा अपने वॉकर के साथ, बिना वॉकर के मैं वहां चलता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे को गिरने का डर रहता है। तो वॉकर के साथ चल रहा था तो सीओ साहब ने ये बोला कि देखो क्या नाटक करता है। मेरी विकलांगता को मजाक में लिया गया, मेरी विकलांगता पे मजाक बनाया गया। उसके बाद फिर मेरे को क्वार्टर गार्ड में कैद किया गया। वहां कैद करने के बाद 2-3 दिन बाद डॉक्टर नासिर अहमद साहब वहां निरीक्षण के लिए आए। निरीक्षण के लिए आए तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो रही थी जो बार बार कई दिन से आ नहीं रहा था। उसकी वजह से वो दाढ़ी बन नहीं रही थी। हमें बनाने की परमिशन नहीं थी नियम और कानून के हिसाब से। तो उस दाढ़ी पे उन्होंने सवाल खड़ा किया जो गार्ड कमांडर ने बोला कि सर ये इनके हक में नहीं है, ये बार बार आएगा तो ही बनेगी, इनके लिए सामान यहाँ नहीं रख सकते कैद में क्योंकि वो चीज अनऑथराइज है। तो लेकिन वो डॉक्टर नासिर अहमद साहब ने मेरे को ये तक नहीं पूछा कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, जो रिसेंटली आपका इलाज चल रहा था दाढ़ का जिसमें कीड़ा लगा हुआ है, उसका दर्द क्या है, कैसा नहीं है, आपको दवाइयों की जरूरत तो नहीं है,
पैर में दर्द तो नहीं है, आपका पैर काला पड़ रहा है, आपको पैर में सूजन आ रखी है। उन बातों से कोई मतलब ही नहीं था उनको, क्योंकि कर्तव्य नहीं समझ रहे थे अपना, या तो अपनी डिग्री का फायदा उठा रहे थे या कुर्सी का फायदा उठा रहे थे, वो मैं समझ नहीं पा रहा। उसके बाद पूरे नहुमाने का मैंने रिकॉर्ड लिया और मैंने हमेशा उनको ये बोला, जब भी मैं उनके सामने हुआ या फिर मेरे आसपास वो गुजरे तो मैं उनके सम्मान के तौर पे उनको जय हिंद बोलता गया। लेकिन पूरे 9 महीने में मैंने नोटिस किया, और यहाँ तक भी नोटिस किया कि लास्ट टाइम जब मैं कैद में था तब भी मैंने उनको जय हिंद बोला, लेकिन उन्होंने मेरे जय हिंद का जवाब जय हिंद से नहीं दिया। उसका रीजन उन्हीं को पता होगा, मेरे को तो कोई पता नहीं है। लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा कि किसी अफसर को मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूँ और वो उस रेस्पेक्ट का जवाब मुझे दे नहीं रहे। तो मैंने उन चीजों का विरोध भी नहीं किया, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा कि हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उधर से जवाब नहीं आ रहा। या तो मैं ऐसा करूं कि मैं उसको रेस्पेक्ट देना ही बंद कर दूं, फिर मेरे पे सवाल उठाएंगे कि भाई वो दोषी है। इस तरीके से मुझे कैद में डाला गया, वो अचानक। मेरे बच्चों को पता नहीं, जो वहां से महज 600 मीटर दूर पे रहते थे, मेरा लड़का महज 5.5 साल का, मेरी धर्मपत्नी, वो दोनों वहां थे। उनकी मैं फोन से जरूरतों को पूरा करता रहा जब तक मैं कैद से बाहर था। कैद में जाने के बाद वो सभी फर्ज और कर्तव्य से मेरे को वंचित कर दिया उन्होंने। ना तो उनको किसी चीज की फैसिलिटी मिल पाई, ना राशन उनको सही ढंग से मिल पाया, ना सब्जी, जो भी एक घरेलू और डेली यूज के लिए होता है, उन सब चीजों से वो वंचित रहे। वो मेरे को बाद में पता लगा जब मैं कैद से बाहर निकला। तो उस बीच ना तो कोई कम्युनिकेशन की सुविधा की गई, किसी भी माध्यम से मेरी बात नहीं कराई गई। और उसके बाद मेरे को एक दिन बताया गया कि तू अपनी धर्मपत्नी से बात क्यों नहीं करता है, आपकी धर्मपत्नी गेट पे आ रखी है। मैं बोला सर मेरे को कोई माध्यम दो आप, उससे मैं बात करना चाहूँ। मेरी धर्मपत्नी और बच्चा गेट पे आया, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे ये लड़के के पापा से हमें मिला दो, नहीं तो बात करा दो इंटरनल फोन से, या फिर सीओ साहब से मिला दो। वहां जो संतरी थे उनका मेरे को पता नहीं ना। अब मेरी मिसेज तो पहचानती भी नहीं है, पहली बार आई थी वो भी इसलिए चिंता में होकर आई थी कि 3 दिन से हमारी बात नहीं हो रही थी, 3 से 4 दिन हो गए थे, किसी भी माध्यम से बात नहीं हो रही थी। उस वजह से वो चिंता में थे और बीमार हो गए थे। पूरे 28 दिन के अंदर वो बीमारियों से जूझते रहे। उनको घर में हर प्रकार की अभाव मिला, जो मेरी गैर मौजूदगी के कारण। नहीं, मैंने कभी उनको इन चीजों से वंचित नहीं रखा, चाहे मैं कितने भी पीड़ाओं में था, कितनी आर्थिक मेरी तंगी थी, लेकिन उनको कभी फील नहीं होने दिया कि आप तंग रहो। मैं हर तरीके से सुविधा देता रहा। लेकिन इस 28 दिन में मेरे बच्चे की पढ़ाई मारी गई, 28 दिन की, जो मेरे व्हाट्सएप से चलती थी। मेरा लड़का बिल्कुल उस पढ़ाई से दूर हो गया जो मेरे व्हाट्सएप से चलती थी। मैं अपने बच्चे को वो ट्रांसफर करता था फोन करके, क्योंकि घर पे फोन जो था वो कीपैड वाला था और मेरे पास एंड्रॉइड वाला था। वो एंड्रॉइड फोन जब्त कर लिया गया तो उससे दोनों, एक तो कम्युनिकेशन बंद हो गया और एक मेरे लड़के की पढ़ाई बंद हो गई। उसके बाद मैं जब बाहर आया तो मेरे को पता लगा कि मेरी पत्नी मेरी चिंता में बीमार भी हो गई, मेरा लड़का भी बीमार हो गया। बीच में मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि बीच में हमने मकान मालिक की सहायता से डॉक्टर भी बुलाया, वो हमें इलाज करके गया, लेकिन हम पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहे। मैंने इन कारणों को देखते हुए कैद से निकलने के बाद फिर छुट्टी अप्लाई की, जिसमें मैंने सीधा रीजन दिया कि मेरी खुद की भी बीमारी है और मेरे बच्चे भी पिछले 1 महीने में बीमार हो चुके हैं। वहां किसी ने जाके ये तक नहीं पूछा, जबकि मैंने अवगत करा रखा था अपने ब्रांच को कि मेरे बच्चे वहां रहते हैं। उनमें से 1-2 तो ऐसे थे जो उन्हीं के गांव के थे और वो उनको भली भांति जानते थे। वो बोलते थे कि वो हमारे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उस हिसाब से वो सब परिचित थे कि मेरे बच्चे रहते कहाँ हैं। लेकिन किसी अधिकारी ने, किसी अधीनस्थ अधिकारी ने, ना मेरे सीएचएम महोदय ने, किसी ने भी ये उचित नहीं समझा कि उसके बच्चे अकेले हैं, उनसे पूछ लें कि भाई उनको किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है, किसी चीज का कोई अभाव तो नहीं है। किसी भी तरीके की बात उनसे पूछी नहीं गई। उसके बाद जब मैं बाहर आया, मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, तो फिर वही राम कुमार साहब फिर टांग अड़ा दी, बोला ये छुट्टी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद मैं वहां से निकला। वहां के बाद मैंने सोचा कि ये छुट्टी नहीं देंगे तो मेरी तो फैमिली मर जाएगी, क्योंकि मैं ही उनके लिए एक सहारा था। बाकी और किसी को वो बोलना भी उचित नहीं समझ रहे थे कि लोग टेंशन में आ जाएंगे। तो मैं गेट को कैसे ना कैसे पार किया एक गाड़ी के पीछे, जबकि उन्होंने मेरे को गाड़ी के हिसाब से कुछ और समझा था। तो मैं गेट पार करके वहां पास में ही जाटूसाना थाना पड़ता है, उसमें गया। वहां मैंने अपील की कि सर मेरी एक छोटी सी FIR लिख लो, जिससे कि मैं अपने
निश्चिंत होकर अपने बच्चों का इलाज करवाऊं और मैं खुद का इलाज करवाऊं, जो मैं शारीरिक और मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि ये आपका इंटरनल मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और उसको फिर मैं वहां से आया, फिर मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। फिर मैंने दोबारा जागरूकता मिशन में फिर फोन किया, तान सिंह सर से बात हुई, उन्होंने हर तरीके से मेरी बात को सुना। अब मैं ये वीडियो हर तरीके से पूरे देश और दुनिया के सामने देना चाहता हूं कि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ। मेरी तो मात्र समस्याएं थी और एक शिकायत थी, उनको लेके मैं 9 महीने से जूझ रहा था, जबकि वो मेरे मौलिक अधिकार थे। उन मौलिक अधिकारों से 9 महीने मेरे को वंचित रखा गया, जबकि मैंने ट्रांसफर जब मैंने करवाया था, मेडिकल बेस पे करवाया था, उसमें एप्लीकेशन में साफ साफ लिख के दिया था कि मेरी फैमिली साथ रखनी पड़ेगी, मेरा इलाज सुचारू रूप से करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उन सब चीजों से मुझे वंचित रखा गया और अलग अलग तरीके से शारीरिक और मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जा रहा। अब मैं यहाँ से परेशान हो चुका हूँ, नौकरी से मेरा मन भर गया है। अब मैं जैसे भी होगा मैं अपने खिलाफ अपना जो मैटर है इसको हमारे डीजी महोदय, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास किसी न किसी माध्यम से इसको पहुंचाऊंगा। इससे सरासर साबित होगा कि एक जवान को किस तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि मैं सुसाइड जैसे शब्द को अपने लाइफ के आसपास नहीं आने देता। क्योंकि सुसाइड एक ऐसी चीज है, आप तो चले जाओगे लेकिन आपको उसके बाद कोई दोषी करार दे सकता है, आप पे आरोप लगा सकता है, कुछ भी साबित कर सकता है। आप थे उसके गवाह, वो चले गए। इन चीजों में भरोसा करता हूं कि यदि मैं जिंदा हूं तो अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं, अपने हक और न्याय के लिए बोल सकता हूं। लेकिन मैंने सुसाइड कर लिया तो उसके लिए फिर वो आरोप भी लगा सकते हैं कि भाई ये बंदा खुद गलत था। तो मैं ये बताना चाहता हूं सभी को, तो मैं सभी के सामने ये वीडियो रख रहा हूं, इस पे गौर किया।